हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमेन नेम एंड डीएनएस के बारे में। अभी तक हमने जितना भी नेटवर्किंग पढ़ा उसमें हमें इतना समझ आया कि हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें आईपी, पोस्ट, प्रोटोकॉल्स हर कोई अपना रोल प्ले करता है। अब हम ये समझने वाले हैं कि जब हम एक नाम लिखते हैं, डोमेन नेम लिखते हैं, तो हम सर्वर तक पहुंचते कैसे हैं एंड डोमेन नेम होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन नेम क्या है, फिर देखेंगे डीएनएस क्या होता है, देन हम देखेंगे रिकॉर्ड्स डीएनएस के अंदर क्या होते हैं और क्या काम आते हैं, और हम फाइनली देखेंगे जोन फाइल नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की फाइल को। अब पहले पार्ट पे अगर हम बढ़ें कि एक डोमेन क्या है, तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि सर, जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमें उसका नाम लिखना होता है, और ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि हमें उसका आईपी एड्रेस याद नहीं रह सकता। और इसी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले इस पॉइंटर को समझ लेते हैं कि डोमेन सर और कुछ नहीं है, एक आईपी का नाम है। क्यों रखा गया? ताकि आपको इजीली याद रह सके। एग्जांपल के तौर पे google.com, facebook.com, wscubetech.com, ये सब क्या है? ये सब डोमेन नेम्स है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा स्टूडेंट्स कि एक डेवलपर था, है ना, डेवलपर ए मान लेते हैं, हमने इसको एक नाम दिया ए। ये जो डेवलपर है, इसने क्या करा सर, इसने ग्रुप ऑफ वेब पेजेस बनाए। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं? यानी खूब सारे वेब पेजेस को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक वेबसाइट। वेरी गुड। तो सर, इसने एक वेबसाइट बनाई और ये वेबसाइट इसने अपने सिस्टम पे ले जाकर रख दी। अब सवाल ये है कि इसके सिस्टम पे ये वेबसाइट पड़ी है, इसके सिस्टम के पास खुद की जो आइडेंटिटी है, मैं थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ, इसके सिस्टम के पास खुद की जो पहचान है वो है प्राइवेट आईपी एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 192.168.0.10। उसके अलावा सर उसके पास है मैक एड्रेस, और उसके अलावा उसके पास है लोकल होस्ट, है ना, जिसका आईपी होता है 127.0.0.1। क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि क्या बीइंग अ नॉर्मल यूजर, आप जो अपने घरों पे बैठे हैं, अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, क्या आप लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट? क्या आप लोग ये वेबसाइट जो इस डेवलपर ए ने बनाई है, क्या आप उसे एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सर हमें आईपी का रूल याद रखना पड़ेगा। आईपी का रूल ये कहता है कि आप प्राइवेट आईपी से केवल और केवल प्राइवेट आईपी की ही बात करा सकते हो, वो भी उसकी रेंज में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। और आप लोग तो वाइड एरिया नेटवर्क में बैठे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस सिस्टम से किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सके डायरेक्ट? डायरेक्ट तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आईपी का रूल तो नहीं ब्रेक होगा। इसका मतलब हमारे पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए, तब हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे इस डेवलपर को जब ये बात समझ आई, तो उसने क्या करा, उसने एक सिस्टम परचेज करा। तो यहाँ पे एक बार इसको क्लियर करते हैं, कैसा सिस्टम परचेज करा। तो सर उसने एक सिस्टम परचेज करा जिसके पास एक पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होती, है ना। पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं 4.4.4.4। अब इस सिस्टम के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है 4.4.4.4। इसने अपनी वेबसाइट को ले जाकर यहाँ पे अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया। ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ नॉर्मल यूजर, फिर से, क्या आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, कितना भी दूर हो या पास हो, इंटरनेट की मदद से क्या इस सिस्टम से बात कर सकते हो? सर डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रॉडबैंड के पास पब्लिक आईपी है और इनके पास भी पब्लिक आईपी है। अब बस इशू यहाँ पे ये हुआ कि मैंने तो फिलहाल बहुत इजी आईपी एड्रेस रखा है, लेकिन अगर कोई ऐसा आईपी एड्रेस होता तो 128.211.210.121, तो क्या हमें ये आईपी एड्रेस याद रहता? एक याद रह भी जाता तो बाकी के आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं होता। इसी काम को आसान करने के लिए इन आईपी को नाम दे दिया गया, डोमेन नेम दे दिया गया, जैसे google.com, facebook.com या जो भी आपको डोमेन नेम पता है, ताकि हमें आईपी याद ना रखनी पड़े। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, सर ये नाम खरीदा कैसे गया? ये जो नाम है ये कैसे रखा गया? तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें पता है हमें आईपी याद नहीं रहेगा। डेवलपर को पता है कि उसको अब एक नाम खरीदने की जरूरत है ताकि लोग उसकी वेबसाइट तक इजीली पहुंच सके, आईपी याद रखने का इश्यू ना हो, लोगों को ऐसा ना करना पड़े। तो डेवलपर ने क्या करा, वो किसी वेबसाइट पे गया, जैसे मान लो वो गोडैडी पे गया, गोडैडी वेबसाइट पे गया, और वहां पे जाके उसने बोला कि मुझे एक नाम परचेस करना है अपनी वेबसाइट के लिए, डोमेन नेम परचेस करना है। तो गोडैडी ने इससे कुछ डिटेल्स मांगी, जैसे रजिस्ट्रेशन कराया डेवलपर से, और उसके बाद उसको कुछ अकाउंट क्रेडेंशियल्स दे दिए, यानी यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, साथ ही साथ एक नाम भी दे दिया, एक डोमेन नेम भी दे दिया। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ws.com। ये डोमेन नेम परचेस करा इस यूजर ने, यानी डेवलपर ए ने, अपने सर्वर के लिए। अब इसको ध्यान से देख के बताओ, क्या इस डोमेन नेम में इस डेवलपर के अलावा क्या कुछ भी कॉमन है? यानी क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन बना हुआ है फिलहाल?
कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसने जो सर्वर है यानी सिस्टम जिसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है अलग जगह से खरीदा, उसने जो नाम है वो GoDaddy से खरीदा, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सर इस यूजर को क्रेडेंशियल्स दे रखे थे, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, जिसकी मदद से वो क्या करता है, डोमेन के जो सेटिंग्स का पेज है, ये जो डोमेन नेम है इसकी सेटिंग्स के पेज में पहुंच जाता है, जिस सेटिंग का नाम है डोमेन मैनेजर। क्या नाम है सर? डोमेन मैनेजर। और इस डोमेन मैनेजर सेटिंग के जरिए ये क्या कर सकता है, अपने डोमेन से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशंस यानी सारी सेटिंग्स कर सकता है, बता सकता है डोमेन को उसको किसके साथ और कैसे काम करना है। तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है उन सबको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं सर। जैसे ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, अब ये सब है क्या और इनका काम क्या है, ये अब हम डिटेल में समझेंगे कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और किस रिकॉर्ड में किस तरीके का डेटा आता है। फिर भी अगर इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो आपके सामने आज अगर मैं एक फॉर्म ओपन करता हूं जहां पे नेम इक्वल्स टू लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू लिखा हुआ है और एड्रेस इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे सर? नेम में अपना नेम फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस में एड्रेस। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि नेम में एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर में एड्रेस लिख दिया या अपना नाम लिख दिया, ऐसी हम गलती तो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो वैसा ही सर यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स है जिनको हम रिकॉर्ड्स कहेंगे, जिनके अंदर कुछ फिक्स टाइप का डेटा आना चाहिए और जो डेटा वो सपोर्ट करते हैं वो ही डेटा मेंशन करेंगे। सो आइए देखते हैं रिकॉर्ड्स इन डीएनएस एंड देयर यूज। सबसे पहले रिकॉर्ड का नाम है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड क्या है सर? ए के आगे लिखा हुआ है आईपी ऑफ डोमेन नेम। इसका मतलब आपने एक डोमेन खरीदा था, उससे रिलेटेड आप सेटिंग्स में गए जहां पे ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है और ए रिकॉर्ड कह रहा है कि मेरे अंदर आपको आईपी एड्रेस लिखना है, यानी इस कॉलम में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें आईपी लिखना है और किसका लिखना है? सर्वर का लिखना है। इसका मतलब आप इस ws.com नाम के डोमेन को जिस भी सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हैं, आप उसका आईपी एड्रेस ए रिकॉर्ड में जाके लिख दोगे, तो उससे उसको पता पड़ जाएगा कि उसको किस सर्वर के साथ जुड़ के काम करना है। यानी जब भी हम ws.com लिखेंगे तो हमें किस सर्वर पे जाना है, ये ए रिकॉर्ड को आइडिया रहेगा। या डीएनएस को पता पड़ जाएगा। डीएनएस क्या है ये अभी और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई होप ए रिकॉर्ड समझ आ गया होगा। ए रिकॉर्ड के अंदर क्या आता है? आईपी ऑफ डोमेन नेम। आपके डोमेन को आप जिस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं उसका आईपी आप लिख देते हैं। देन आता है सी नेम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है सी नेम। इसकी डेफिनेशन कह रही है फॉरवर्ड्स डोमेन्स एंड सब डोमेन्स टू अनदर डोमेन। यानी ये क्या करता है, हमारे साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो मान लेते हैं हम WSCubeTech की वेबसाइट पे गए और उस वेबसाइट पे कोई मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, कुछ काम चल रहा था, तो वो वेबसाइट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, है ना, अपनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर रही थी। तो उस दौरान जो वेबसाइट का एडमिन है या डेवलपर्स है वो नहीं चाहते कि जितने भी यूजर्स उस वक्त उस वेबसाइट पे आए उन्हें बैड एक्सपीरियंस मिले, है ना, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई बुरा एक्सपीरियंस मिले। तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए उन लोगों को कहीं और रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कहीं और भेज सकते हैं, अपनी दूसरी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि WSCubeTech.com पे जितने भी लोग आ रहे थे उस टाइम पे जब वेबसाइट में काम चल रहा था, उनने उन सभी लोगों को courses.wscubetech.com नाम की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, लोगों को कोई ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस नहीं मिला। लोग दूसरी वेबसाइट पे गए, जो अपने बेसिक काम करने थे वो करे और नहीं भी करे तो कुछ खास लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जा कहीं और रहते, हमें कहीं और भेज दिया गया, रीडायरेक्ट कर दिया गया। ये रीडायरेक्शन सीनेम की मदद से भी पॉसिबल है। और ऐसा कहने के पीछे रीजन ये है कि रीडायरेक्शन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। फिलहाल सीनेम से भी पॉसिबल है। सीनेम का कहना है कि अगर आपने मेरे कॉलम में किसी भी डोमेन का नाम लिखा, google.com, courses.wscubetech.com, या किसी भी डोमेन का नाम लिखा, तो जब कोई आपके ओरिजिनल डोमेन पे आएगा जो कि ws.com था, तो मैं उस यूजर को उस डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दूंगा जो आपने मेरे अंदर लिखा है, मेरे कॉलम के अंदर लिखा है। ये सीनेम का काम है, रीडायरेक्शन का सीनेम का काम है। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। देन हमारे पास आता है MX रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म है मेल सर्वर रिकॉर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट मेल टू ईमेल सर्वर। अब होता क्या है, इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। होता यहाँ पे ये है कि साहब जब भी आप एक डोमेन परचेस करते हैं तो वो डोमेन अपने साथ आपको कई सारे नए यूजर्स, ईमेल के यूजर्स, है ना, कौन सी यूजर्स, मेलिंग के लिए जो हमारे ईमेल एड्रेसेस होते हैं, ईमेल अकाउंट्स होते हैं, वो कई सारे यूजर्स प्रोवाइड कर सकता है। आपने देखा होगा, आपको अगर किसी भी कंपनी से मेल आता है तो उसका एक्सटेंशन जो है वो @gmail.com नहीं होता। जैसे होगा, देखो कैसे होगा मेल आपका, HR@ws.com। अब सर यहाँ पे gmail.com क्यों नहीं है? हमारी जो ईमेल एड्रेसेस है उनमें तो @gmail.com आता है, @gmail.com आता है। यहाँ पे HR@ws.com क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर ये जो नाम है, ये जो पूरा ईमेल एड्रेस है, ये जीमेल से नहीं मिला है हमें। ये नाम हमें हमारे डोमेन ने दिया। यानी एक डोमेन के पास ताकत होती है, पावर होती है कि वो खूब सारे यूजर्स क्रिएट करवा सकता है ईमेल के। तो हमने क्या करा, जितने भी ईमेल बनाए
कैसे बनाए, डोमेन की मदद से बनाए, और उसके लिए डोमेन खुद का मेल सर्वर देता है। क्या देता है? खुद का मेल सर्वर। यानी हमारे पास एक मेल सर्वर है जिसके अंदर हम हमारे डोमेन से जुड़े हुए कई सारे ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं। लेकिन वो मेल सर्वर इतना अच्छा नहीं है, उसका जीयूआई इतना अच्छा नहीं है, उसकी वर्किंग इतनी अच्छी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में अगर मुझे मेरे इस मेल के जरिए hr@ws.com के जरिए मुझे अगर किसी को मेल करना है तो इंटरफेस अच्छा मिले, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिले जो मेलिंग करने के लिए बेस्ट है या फिर बहुत अच्छा है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आज के टाइम पे आप कोई मेल भेजना चाहो किसी को भी अपनी नॉर्मल आईडी से, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज लेंगे? सर हम तो जीमेल यूज लेंगे। तो वैसे ही हम भी चाहते थे कि सर हमारे पास ईमेल तो है लेकिन हम उसको जीमेल के जरिए यूज लें, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें हमारे डोमेन से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर जीमेल का एड्रेस डाल देते हैं, जीमेल का एक नाम है वो ऐड कर देते हैं, जिससे हम हमारे डोमेन से परमिशन ले रहे हैं, या जिसका मतलब ये है कि हम हमारे डोमेन से परमिशन ले रहे हैं कि हम फ्यूचर में जीमेल के जरिए भी मेल्स सेंड कर सकते हैं। आपके बनाए हुए नाम हम गूगल जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए, जीमेल जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए यूज ले सकते हैं। तो अप्रूवल के लिए हम एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर जीमेल का जो नाम है वो मेंशन कर देते हैं, ताकि हमारा डोमेन अपने नाम हमें दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए यूज लेने दे। आई होप सभी को क्लियर होगा। देन हमारे पास आता है टीएक्सटी रिकॉर्ड, जिसके अंदर लिखा हुआ है एनी टेक्स्ट बाय एडमिन। इसका मतलब कि हमारा जो डेवलपर है जिसका डोमेन था वो जो चाहे यहाँ पे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी जिसने नाम खरीदा था वो यहाँ जो चाहे लिख सकता है, वो कोई गाना भी लिख सकता है, वो अपने डोमेन के बारे में भी लिख सकता है, वो अपने बारे में भी लिख सकता है, या कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कमेंट की तरह है, जो चाहे लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लिखना पड़ेगा। देन हमारे पास आता है एनएस रिकॉर्ड। अब एनएस के अंदर लिखा हुआ है नेम सर्वर। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके डोमेन नेम को कुछ और दो छोटे नाम में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपका जो डेटा है वो बहुत ही सही तरीके से सर्वर तक पहुंचे, या डीएनएस जो है आपसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर सके। ये नेम सर्वर्स कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे: ns1.ws.com, ns2.ws.com। तो यहाँ पे ये दो नेम सर्वर्स है जो हमारे डोमेन से जुड़े रहते हैं, है ना, जो हमें सर्वर तक पहुंचाएंगे। अब इसमें खास बात यह है कि ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों काम की है। साइबर सिक्योरिटी में हमें रिकमेंड करा जाता है कि सर आपके डोमेन के मिनिमम 2 नेम सर्वर्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के डॉस अटैक्स है जिससे डेटा एक साथ बहुत सारा आता है, तो आपके सिस्टम्स को इशू हो सकता है, आपके सर्वर्स को इशू हो सकता है ना, क्रैश हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आप 2 नेम सर्वर्स रखोगे तो डेटा डिवाइड हो जाएगा, जिससे उसकी पावर कम हो जाएगी। तो हमें एट द एंड साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो रिकमेंड करा जाता है कि मिनिमम एक डोमेन के 2 नेम सर्वर्स तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये पार्ट भी सभी को क्लियर होगा। देन हमारे पास आता है एसओए रिकॉर्ड। और एसओए रिकॉर्ड हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? तो इसकी डेफिनेशन कह रही है एडमिन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन। इसका मतलब आपका जो डोमेन है उसके एडमिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एसओए रिकॉर्ड के अंदर ऐड होती है। और ऐसा क्यों होता है कि सर अगर फ्यूचर में हमारे डोमेन में कोई भी इशू हुआ तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? यानी अगर एक यूजर किसी वेबसाइट को चला रहा है और डोमेन में कनेक्शन नहीं बन रहा, डोमेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट किसी एडमिन का कोई ईमेल एड्रेस या कोई डिटेल होनी चाहिए ताकि उसे चीज रिपोर्ट करी जा सके। तो वो डिटेल एसओ रिकॉर्ड के अंदर ऐड करी जाती है। उसके बाद सर हमारे पास आता है एसआरवी। एसआरवी की डेफिनेशन कहती है स्पेसिफिक पोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। और ये बहुत काम का रिकॉर्ड है हमारे लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत यूजफुल रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे फोकस करिएगा कि सर होता ये है, हमें पता है एक सिस्टम में बहुत सारी पोर्ट्स ओपन होती है, और वो पोर्ट एक हैकर के लिए बहुत काम की। अगर किसी हैकर को पता पड़ गया कि मेरे सिस्टम में एंटर होने के लिए कौन कौन से रास्ते ओपन है, तो वो सिस्टम का मिसयूज लेके उसे हैक कर सकते हैं, ओपन पोस्ट के जरिए कमियां ढूंढ के सिस्टम को हैक कर सकता है। तो यहाँ पे ये डिटेल हमें एसआरवी रिकॉर्ड में कभी कभार देखने को मिल जाती है कि हमारे सर्वर पे कौन कौन सी पोस्ट ओपन है और वहां पे क्या सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो फिर ये डेवलपर के लिए गलत है, उसके लिए हार्मफुल है, ये इन्फॉर्मेशन एक वल्नरेबिलिटी का रूप ले सकती है। तो उम्मीद है एसआईवी रिकॉर्ड भी क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर सर हमें ओपन पोस्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि हमारे सर्वर की, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, है ना। देन हमारे पास आता है पीटीआर रिकॉर्ड। एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? इसकी डेफिनेशन कह रही है प्रोवाइड्स डोमेन नेम इन रिवर्स लुकअप। अब सोचो अगर कैसा हो, एक अटैकर आए, है ना। तो ये एक अटैकर आया, अटैकर ने क्या करा, उसने ws.com को स्कैन करा, यानी ws.com के पास कुछ पैकेज भेजे जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। लेकिन जब ये पैकेज इंफॉर्मेशन लेकर आए तो यहाँ पे google.com लिखा हुआ आया। ऐसे में क्या होगा, हमारा जो अटैकर था वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा मैंने तो ws.com से डेटा मांगा था, मेरे पास google.com पर डेटा क्यों आ रहा है? तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्रिएट करने में पीटीआर रिकॉर्ड हमारे काम आता है। पीटीआर का मतलब है पॉइंटर, वो किसी और की तरफ पॉइंट कर देता है ना।
इसका मतलब ये है कि सर जैसे ही हमारा डेटा जा रहा होता है वो वहां पे नाम किसी और का दिखा देता है, बस इतना डिफरेंस है कि नाम किसी और का दिख रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल ये है कि डीएनएस असल में क्या है। हमें डोमेन की सेटिंग्स तो समझ आ गई, अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में कि डीएनएस है क्या। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। इसको सर एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। ये क्या करता है सर, आप जितने भी डोमेन नेम लिखते हो ना वो असल में डोमेन किस आईपी से जुड़ा हुआ है यही वो ट्रांसलेशन करता है। एंड यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, स्टोर ऑल डेटा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स इन जोन फाइल। इस डेटा को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी को। पहले डीएनएस का वर्क समझा देता हूँ। तो जितना हमने पढ़ा में ये समझ आया कि सर जब हम हमारे सिस्टम में किसी डोमेन का नाम लिखते हैं ws.com तो वो डेटा सीधा जाता है डीएनएस के पास, और डीएनएस बताता है कि सर ये आपका जो डोमेन है इसको क्या आईपी अलॉटेड है। इसका मतलब डोमेन को आईपी में ट्रांसलेट करता है। तो मान लेते हैं सर ट्रांसलेट करा 4.4.4.4, वो था एड्रेस हमारे सर्वर का जिसके अंदर हमारी ये ws.com वेबसाइट चल रही थी, है ना। जो डेवलपर ने सर्वर खरीदा था वो उसका एड्रेस था। सवाल ये है कि डीएनएस को ये पता कैसे पड़ा कि डोमेन इस आईपी से जुड़ा हुआ है। तो सर होता ये है कि डीएनएस एक्सेस करता है एक फाइल को, जोन फाइल को। इस फाइल का नाम क्या है, जोन फाइल। और ये फाइल क्या है इसको और अच्छे से समझाता हूँ। आप सभी को लास्ट एग्जांपल याद होगा कि हमारे डेवलपर ने क्या करा कि सर GoDaddy के जरिए एक डोमेन परचेस करा। GoDaddy ने इसको एक पेज दिया, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के बाद ये इस डोमेन मैनेजर के पेज में जाता है और वहां पे सारे रिकॉर्ड्स को सेटअप करता है, AMX TXT NS इन सारे रिकॉर्ड्स की रेटी सेटिंग्स करता है। जब डेवलपर ये सारी सेटिंग्स करता है तो ये सेटिंग्स एक टाइम पीरियड के गैप के बाद एक फाइल में जाके अपना आप अपडेट हो जाती है, और इस फाइल का नाम है जोन फाइल। क्योंकि ये जो डेटा है ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये डीएनएस वीएनएस कोई भी रीड नहीं कर सकता। ये केवल मेरी इंफॉर्मेशन है, यानी डेवलपर की इंफॉर्मेशन है जिसके पास क्रेडेंशियल्स थे। तो सर डोमेन को डीएनएस को कैसे पता पड़ेगा कौन सा डोमेन कौन से आईपी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन इस रिकॉर्ड में थी या इस पेज में थी उसकी कुछ इंफॉर्मेशन एक जोन फाइल में जाके अपडेट हो जाती है। ये फाइल एक पब्लिक फाइल है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो डीएनएस क्या करता है, सीधा इस फाइल को एक्सेस करता है। तो उसको पता पड़ जाता है कि अच्छा इस डोमेन का आईपी ये है क्योंकि इसमें ए रिकॉर्ड का डेटा आ चुका है। फिर हमें वो उस यूजर के पास रीडायरेक्ट कर देता है, यानी हमें हमारे सर्वर तक पहुंचा देता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा डीएनएस कैसे काम कर रहा है। और ये जो हमारी जोन फाइल है ये जुड़ी होती है नेम सर्वर से, ns1.ws.com ns2.ws.com इनमें से किसी भी एक नेम सर्वर से जुड़ी हुई होगी। तो डीएनएस जाएगा नेम सर्वर्स के पास, उससे पूछेगा जोन फाइल किसके पास है। जैसे ns1 ने कहा मेरे पास है, तो जोन फाइल को एक्सेस करेगा, उसे पता पड़ जाएगा कि ए रिकॉर्ड में ये आईपी लिखा हुआ है, तो हमारे डोमेन को आईपी में ट्रांसलेट करेगा और हमारा पैकेट सर्वर तक पहुंचा देगा। इस तरीके से हम पूरे इंटरनेट पे वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। आई होप आप सभी को डोमेन, डीएनएस और जोन फाइल का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे जोन फाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो जोन फाइल क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम की एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं सारे के सारे डोमेन्स के। कौन से रिकॉर्ड सर, ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड्स हमने पढ़े थे इसका डेटा इसके अंदर अपडेट होता रहता है टाइम पीरियड के गैप से। ये आईपी मैपिंग में मदद करता है, यानी इसी की मदद से पता पड़ता है कौन सा डोमेन कौन से आईपी से जुड़ा हुआ है। आंसर नेम सर्वर डॉट जोन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी ना किसी नेम सर्वर से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को आज का जो कंटेंट था डोमेन, डीएनएस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।